हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पे बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं आज के इस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर आपका 7 है, 7 चैप्टर है। और इससे पहले चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डीप एक्सप्लेनेशन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस। अच्छा भैया, क्या कह रहे हैं? कह रहे कि जब अल्टरनेटिंग करंट को डिस्टेंट मतलब बहुत दूर प्लेस तक हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो किस बिहाफ पे ट्रांसमिट करते हैं? तो इसका देखिए ऑप्शंस गिवन है आपके पास। एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट, कह रहे हाई वोल्टेज लो करंट पे ट्रांसमिट करते हैं। एट हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, हाई वोल्टेज हाई करंट पे ट्रांसमिट करते हैं। एट लो वोल्टेज एंड लो करंट, लो वोल्टेज लो करंट पे हम ट्रांसमिट करते हैं। एंड एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट, लो वोल्टेज एंड हाई करंट पे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। देखो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखो जब हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, लेट्स से ये एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में जब हम इनपुट्स डालते हैं, यहां पे इनपुट है ना, और हमें क्या मिलेगा बेटा? आउटपुट मिलेगा। यस बिल्कुल मिलेगा आउटपुट। हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिला, है ना, यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा। ट्रांसफार्मर में ये तो होता है। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर में जब इनपुट देते हैं तो यहां पे लो वोल्टेज 220 वोल्ट यहां पे अप्लाई करते हैं, और आउटपुट ट्रांसमिशन के लिए जब हम लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं तो यहां पे हमें आउटपुट में करीब 11000 वोल्ट मिलता है। बट ट्रांसफार्मर यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। एनर्जी कंजर्व होता है मतलब जितना पावर आप यहां पे दोगे उतना ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगा। तो सिंपली हम यहां पे वोल्टेज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ताकि पावर कांस्टेंट बना रहे। तो इसलिए जब हम एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे ट्रांसमिट करते हैं, जिससे एनर्जी लॉस जो है हमारा कम से कम रहे। क्योंकि हाई करंट पास होगा वायर में से तो वो हीट करेगा, हीट अप होगा, हीट करता रहेगा, और हीटिंग की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में। तो एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम जब भी अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे ट्रांसमिट करते हैं। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 करके, व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग device is connected to AC mains, the meter shows the steady input voltage of 220 volt. This means क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जब एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस को एसी मेंस के साथ कनेक्ट करता है तो जो डिवाइस है वो डिवाइस जो है 220 वोल्ट रीड करता है। मतलब आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिलता है या जो रीड करता है वो कितना रीड कर रहा है? वो 220 वोल्ट रीड कर रहा है। तो ये जो 220 वोल्ट क्या होता है? ये जो वोल्टमीटर, क्योंकि डिवाइस कौन सा यूज करेंगे? वोल्टमीटर यूज करेंगे। तो सिंपली बेटा जो वोल्टमीटर आपका होता है, वोल्टमीटर जो करंट रीड करता है वो आरएमएस करंट रीड करता है। सॉरी, वोल्टमीटर अगर अमीटर अगर करंट रीड करेगा, आरएमएस करंट रीड करेगा, एंड वोल्टमीटर जब वोल्टेज रीड करता है वो उसका आरएमएस वैल्यूज को रीड करता है या इफेक्टिव वैल्यूज को रीड करता है। मतलब ये 220 वोल्ट जो है ये आपका Vrms वैल्यूज गिवन है आपका। और Vrms कैसे निकालते हैं? Vrms कैसे निकालते हैं? तो जो V होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एवरेज वैल्यू, उसका स्क्वायर करके इसका रूट निकाला जाता है। V स्क्वायर करके क्या निकाला जाता है बेटा? इसका रूट निकाला जाता है, रूट निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी वोल्टेज बट अ डीसी वोल्टेज। कह रहे कि इनपुट वोल्टेज जो है वो एक एसी वोल्टेज नहीं हो सकता बट डीसी हो सकता है। तो यहां पे एसी मींस की बात करें तो एसी मींस में इनपुट वोल्टेज आपका एसी ही होगा, है ना। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज आपका 220 नहीं है। द मीटर रीड नॉट वी, देखो कह रहे कि मीटर जो है वो वी को रीड नहीं कर रहा है बट वी स्क्वायर। देखो ये जो साइन बना है ये साइन हम
यूज करते हैं एवरेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एवरेज निकालने के लिए, है ना। तो वार का यूज भी करते हैं, ये सिंबल भी यूज किया जाता है। तो ये एवरेज वी स्क्वायर का एवरेज है एंड इज कैलिब्रेटेड टू रीड वी स्क्वायर का रूट, और उसके बाद इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है को वी स्क्वायर के रूट को वो कैलकुलेट करे। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एज यू नो वोल्टमीटर आपका आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज। देखो वोल्टेज आपका दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। तो दैट इज द वी आर एम एस 220। तो वी नॉट क्या जाएगा? वी नॉट हो जाएगा वी आर एम एस रूट 2। तो इसका मतलब 220 रूट 2 कितना जाएगा? 220 रूट 2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना आपका? 50 हर्ट्ज। यस, फ्रीक्वेंसी एफ आपका 50 हर्ट्ज गिवन है। तो इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ मतलब 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो एज यू नो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशंस क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यस, वी नॉट आपका जाएगा 220 रूट 2 और ये आपका साइन ओमेगा का वैल्यू कितना? 100 पाई, तो 100 पाई टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा वोल्टेज का। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका जो है, हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 220 रूट 2 साइन 100 पाई टी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 4, an inductance and a resistance are connected in series with an AC potential in this circuit। देखो सिंपल सा सर्किट कौन सा है? LR सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा? LR सर्किट है। यस, LR सर्किट के बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, कौन सा करेक्ट इंफॉर्मेशन है ये आपको बताना है। देखो फर्स्ट, द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर बाय द फेज एंगल पाई बाय 2। ठीक है, तो कह रहे हैं रेजिस्टर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल एंड करंट तो आपका सेम फेज में रहता है। द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड एंड पोटेंशियल डिफरेंस द इंडक्टेंस बाय द फेज ऑफ एंगल पाई बाय 2। इसका मतलब करंट जो है पाई बाय 2 में फेज में एंगल लीड कर रहा है किसको? वोल्टेज को। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन दे रहेगा करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई, मतलब अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय एन एंगल पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस। ठीक है, बाय एन एंगल पाई एंगल पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय एन एंगल पाई बाय 2 बट द करंट इन द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस बाय पाई बाय 2। देखो अगर एलआर सर्किट का जब हम क्या करते हैं फेजर डायग्राम बनाते हैं ना, तो फेजर डायग्राम में ये करंट, ये आपका वी आर और ये आपका वी एल। तो फेजर डायग्राम में जब हम देखते हैं एल आर सर्किट का, तो इसमें पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर लीड द करंट एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर बाय पाई बाय 2। इसका मतलब है कि यहां पे इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट को लीड करता है पाई बाय 2 एंगल से या पाई बाय 2 फेज में। या हम बोल सकते हैं कि करंट इज लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर बाय पाई बाय 2 फेज, है ना। तो करंट लैग बिहाइंड है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो चूज करो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप चूज करो। देखो द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर बाय फेज, नहीं कह रही ये लीड कर रहा है,
करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है, नहीं बिल्कुल लीड नहीं कर रहा है, ये लैग बिहाइंड है। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर्स बाय एन एंगल π/2। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि यहां पे करंट जो है वो क्या है, वो लैग बिहाइंड है, वो पीछे है। पहले वोल्टेज चलेगा, फिर धीरे धीरे आपका करंट चलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर इज पास थ्रू अ 1292 रजिस्टर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पूछा है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, देखो आपका रेजिस्टेंस दे रखा R इज इक्वल टू व्हाट 1292 करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। यस बिल्कुल। नाउ V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना ना अक्रॉस द रेजिस्टर, तो क्या जगह V इज इक्वल टू IR, तो सिंपली 1292 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12920 ओम, सॉरी पोटेंशियल है वोल्ट, कितना जाएगा वोल्ट हो जाएगा, इतना वोल्ट होगा। बट यहां पे आपका देखो ऑप्शन नहीं है, इतना आना चाहिए, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहे कि इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, if the RMS current in a 50 hertz AC circuit is 5 ampere, ठीक ना, the value of the current 1/300 second after its value becomes 0। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं RMS वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, RMS वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या गिवन है, आपका 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है ना, आपके पास सॉरी आरएमएस वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर जो है, इसका आरएमएस वैल्यू गिवन है, आईआरएमएस गिवन है। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ करंट, करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई इज इक्वल टू आपका होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यस बिल्कुल, तो देखो सिंपल, आई नॉट आई आर एम एस √2 और साइन ओमेगा टी, तो 2 पाई एफ टी, कितना है 2 पाई एफ टी। यस देखो आई आर एम एस 5, तो 5 √2 साइन, देखो साइन 2 पाई एफ आपका कितना बेटा 50 और टी 1/300, क्योंकि इतने सेकंड बाद कह रहे ना, या इतने सेकंड में 1/300, तो टी की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1/300। तो 2 इंटू 5 10 मतलब 100 से आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा 3 आएगा ये, तो ये 5 √2 और साइन π/3, कितना साइन π/3। ऐसा साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, π/3 का मतलब 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2। तो यहां पे 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये आपका जब 5 √3/2 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो है बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, कहेंगे सेम करंट इज फ्लोइंग इनटू अल्टरनेटिंग सर्किट, द फर्स्ट सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टेंस एंड द अदर कंटेन ओनली अ कैपेसिटर। एक हमारा इंडक्टर सर्किट है, एल सर्किट है, दूसरा आपका सी सर्किट है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड, क्या करें सिंपल, कह रहे कि जो एसी मेंस है या एसी सोर्स है, अगर एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, जो आपका वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आप इंक्रीज कर दे, द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट, द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ करंट, ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट एंड डिक्रीज इन द अदर।
कह रहे हैं फर्स्ट सर्किट में इंक्रीज करेगा, सेकंड सर्किट में आपका डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन बोथ सर्किट, दोनों सर्किट में इंक्रीज होगा। अच्छा, डिक्रीज इन द बोथ द सर्किट, दोनों सर्किट पे आपका करंट डिक्रीज होगा। एंड डिक्रीज इन फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीज इन अदर सर्किट, है ना। तो फर्स्ट सर्किट में आपका डिक्रीज होगा, सेकंड सर्किट में आपका इंक्रीज होगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स से अगर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, किसका इक्वेशन है, वोल्टेज का इक्वेशन है। द करंट इन L में करंट क्या होगा, L में करंट क्या होता है, लैग बिहाइंड होता है किससे, वोल्टेज से। तो V सॉरी दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, एंड आई सी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को, क्या करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को। ये तो इक्वेशंस हो गए करंट एंड वोल्टेज का, दोनों में एल और सी में। हमें करंट का वेरिएशंस देखना है। देखो अब यहां पे कह रहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड, एसी को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज देखो यहां पे इन एसी एल सर्किट में, जो हमारे पास एल सर्किट होगा, एल सर्किट में जो करंट होगा आई एल इज इक्वल टू वी बाय एक्सएल, और दूसरा इक्वेशन होगा आई सी इज इक्वल टू वी बाय एक्सी, है ना। तो यहां पे अगर देखो V एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सएल ओमेगा एल होता है, और आई सी आपका यहां पे V बाय 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो ओमेगा सी इंटू वी, ओमेगा सी इंटू वी। अच्छा, यहां से रिलेशन देखना, आई एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा, आई एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा, और यहां से अगर आप देखोगे तो आई सी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर ओमेगा को इंक्रीज करेंगे देन करंट इंक्रीज होगा, अगर ओमेगा को यहां पे इंक्रीज करेंगे तो करंट आपका क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर में, जो हमारा कैपेसिटर वाला सर्किट है उसमें करंट इंक्रीज होगा, और इंडक्टर वाले सर्किट में करंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो देखो यहां पे सिंपल आ जाओ, तो इंक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट नहीं, डिक्रीज इन फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीज इन अदर सर्किट। फर्स्ट में आपका इंडक्टर है और सेकंड में आपका कैपेसिटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो एज यू नो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक्सएल का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो करंट को ब्लॉक करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, रिड्यूस करता है। और कैपेसिटर की अगर कैपेसिटर के क्रॉस जब हमने अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट किया है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो करंट जो है उसमें से इजीली से पास हो जाएगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसमें से करंट पास होगा। तो ये लॉजिक भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्किट कंटेनिंग आर एंड एल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्पल्स्ड एसी इंक्रीज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा। तो अभी देखो हमने इक्वेशंस आई सी सॉरी आई एल इज इक्वल टू, अभी हमने इक्वेशंस दिखा था वी बाय एक्स एल, वी बाय एक्स एल इन अ सर्किट कंटेनिंग आर और एल। एक सर्किट है जिसमें आर भी है और एल भी है। तो सर्किट का जो इंपीडेंस है जेड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बट अगर हम बात करेंगे एक्सएल का स्क्वायर, सॉरी एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और यहां पे एक्सएल की जगह आप यूज करना जेड यूज करना, जेड यूज करना करंट के लिए। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखो सिंपल द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो अब यहां पे क्या इंक्रीज कर रहे हैं आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो। किसको इंक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे तो आपका एक्सएल इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो आपका इंडक्टर के क्रॉस का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एज यू नो अगर एक्सएल इंक्रीज होता है तो इसका स्क्वायर इंक्रीज होगा, इसका मतलब जेड इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल जो
सर्किट का इंपीडेंस है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। और जेड इंक्रीज करेगा तो उस केस में हम बता सकते हैं, अगर करंट पूछते हैं यहाँ पे तो हम ये बता देते हैं कि करंट जो है सर्किट में क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप उसी से इसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9, एन LCR सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू अ सोर्स E इज एट रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस की कंडीशन में, रेजोनेंस के कंडीशंस क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशंस होता है कि उस कंडीशन में अगर LCR सर्किट है और LCR सर्किट में अगर करंट मैक्सिमम में है, करंट अपने पीक वैल्यूज पे चल रहा है, करंट अपना पीक वैल्यूज पे चल रहा है, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन। या हम बोले कि सर्किट की अगर इंपीडेंस लोएस्ट है, कम से कम है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और एज यू नो रेजोनेंस कंडीशन में XC इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, XL होता है। देखो ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R इज 0, नहीं बिल्कुल भी नहीं। द वोल्टेज अक्रॉस R इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, यस करेक्ट है। द वोल्टेज अक्रॉस C इज 0, नहीं बिल्कुल गलत है। द वोल्टेज अक्रॉस C इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, नहीं ये भी गलत है। देखो जब हम LCR सर्किट की अगर बात करें बेटा यहाँ पे, है ना, तो अगर हम इसके अक्रॉस मान लो एक हमने AC सोर्स कनेक्ट किया है, क्या कनेक्ट किया, AC सोर्स। अब मान लो यहाँ पे 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज आएगा यहाँ पे भी एक बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज होगा, और ये दोनों वोल्टेज आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। VL और VC रेजोनेंस कंडीशन में VL और VC क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जितना वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस जाएगा, आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होता है, मतलब यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। देखो इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका VR इस डायरेक्शन में, VL इस डायरेक्शन में, और VC आपका इस डायरेक्शन में। तो होता क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन में ये दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं, तो ये आपस में क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, और टोटल वोल्टेज किसके इक्वल बचता है, VR के इक्वल बचता है। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर L इन सीरीज इफ R and L एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या XL आर बोथ इक्वल टू 32। कह रहे कि दोनों का वैल्यू 32 के इक्वल है। द फेज डिफरेंस in radian between the applied voltage and the current in the circuit। ठीक ना, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहे हैं, एक रेजिस्टेंस है सर्किट में और एक आपका इंडक्टर है। क्या बेटा, इंडक्टर है, यहां पे हमने एक AC सोर्स अप्लाई किया है, ये आपका R, ये आपका XL, ये R, ये हमारा XL। देखो इसका जब फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, तो ये आपका XL, सॉरी ये आपका R, ये आपका XL, और यहाँ से आपका जाएगा एंगल, ये एंगल हो जाएगा फाई या थीटा ले लो। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू XL बाय R। देखो XL आपका 32, R भी आपका 32, डिवाइड हो जाएगा 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक ना, तो tan थीटा फेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं XL बाय R। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि इस तरीके से फेजर डायग्राम बना के अभी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, चलो यस, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहे हैं, साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 300 वोल्ट एंड एन angular frequency omega is equal to 400 radians is applied to series LCR circuit in which R is equal to 32, L is equal to 20 millihenry and C is equal to 625 microfarad. The peak current in the circuit is to be, है ना, सर्किट में पीक करंट कितना है वो आपको बताना है। हाँ, पीक वैल्यू दे रखा है यहाँ पे आपका कितना, 300 वोल्ट। तो V नॉट इज इक्वल टू आपका 300 वोल्ट दे रखा है, ठीक है।
ओमेगा आपका 400 रेडियन, 400 रेडियन, 400 रेडियन, ठीक है ना। देखो एक्सएल निकालते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एल, तो 400 इंटू, देखो एल आपका कितना है 20 मिली हेनरी, मीन्स 10 टू द पावर माइनस का 3, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 प्लस का 3, देखो 2 और 1 ये प्लस का 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, तो सॉरी एक्सएल इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, एक्सएल आपका जो है यहाँ पे 8 ओम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सी 625 माइक्रोफैरेड है, सी कितना है 625 माइक्रोफैरेड, अच्छा ठीक है। देखो 625 माइक्रोफैरेड अगर दे रखा है इसका वैल्यू, तो इसका मतलब एक्सी का वैल्यू कितना जाएगा, एक्सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, देखो 1/ओमेगा ओमेगा का वैल्यू आपका 400 इंटू सी आपका कितना 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, क्योंकि माइक्रो में है 10 टू द पावर माइनस का 6 आ जाएगा, यस। तो ये 1 बाय, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 6 4 जा 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 1 और 4 6 जा कितना जाएगा 24, 24 प्लस 1 25, 120 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, ठीक है ना, यस बिल्कुल। तो ये 1 बाय देखो सिंपल 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 0.25, क्या है 0.25, देखो डेसिमल को यहाँ पे लगो 1 2 3 4 5 6 पावर -6, तो डेसिमल यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए 1/0.25, पॉइंट यहाँ से रिमूव करना, ऊपर आएगा 0, 24 से डिवाइड करना कितना आएगा 4, तो ये 8 ओम आ रहा है, ये आपका 4 ओम आ रहा है। अच्छा जेड निकालो यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अच्छा आर कितना देखो, आर 32, तो आर ये 32 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल का वैल्यू कितना है 8, 8 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा 4, तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 स्क्वायर कॉमन यहां से, तो यहां पे हो जाए 8 का स्क्वायर प्लस का 1, 8 का स्क्वायर प्लस का 1, तो यह 4 और यह आ जाएगा आपका करीब 8 का 64, 64 प्लस 1 65, क्या होगा 4 रूट ऑफ 65, ये आपका जेड आ गया। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं 65 13 5, नहीं ऑप्शंस तो गिवन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो V इज इक्वल टू 300 वोल्टेज, द पीक करंट इन द सर्किट इज, सर्किट में पीक करंट क्या होगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय रूट 2, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय रूट 2, V नॉट बाय रूट 2 कह रहे हो जेड, सो देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन में एरर ये है कि R का जो वैल्यू है यहाँ पे ये 3 ओम होगा, R का जो वैल्यू है कितना है 3 ओम है ना, तो ये आपका जाएगा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को सॉल्व करोगे आप, ये 5 आएगा, देन I नॉट जो करंट होगा, मैक्सिमम जो करंट होगा I नॉट, दैट इज V नॉट बाय जेड, V नॉट कितना देगा आपका 300, तो 300 बाय 5, इसको डिवाइड कर देना तो कितना आएगा ये आपका 60 एम्पियर, मतलब सर्किट में मैक्सिमम जो करंट है वो कितना है, वो 60 एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, यस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, कह रहे कि इन एन LCR circuit if the impedance is V square times the resistance, sorry V square नहीं, ये √2 होगा शायद, √2 times of resistance, then find the phase difference। करके in an LCR circuit if impedance
इम्पिडेंस इज √2 टाइम्स द रेजिस्टेंस। देखो सिंपल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इम्पिडेंस है जेड जो इम्पिडेंस है ये आपका आर से आर का √2 टाइम्स है, तो ये r√2 है। कितना है? r√2 है, ठीक है ना। तो XL माइनस XC का देखो 10 फाई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज XL माइनस XC डिवाइड बाय R होता है फॉर्मूला। तो आपको XL माइनस XC निकालना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर से 2R स्क्वायर से R स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाए बेटा, R स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका XL माइनस XC इज इक्वल टू R। तो XL XC इक्वल है, तो इसका मतलब 10 फाई जो आपका कितना जाएगा 1 और फाई इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री, 45 मतलब π/4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। Question in a LCR series circuit, the potential difference between the terminals of inductor is 60 volt, between the terminals of the capacitor is 30 volt, and that across the resistance is 40 volt. Then the supply voltage will be equal to, supply voltage किसके इक्वल है, तो supply voltage V is equal to that is root of VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर। यस बिल्कुल। देखो तो सिंपल यहाँ पे VR रेजिस्टेंस के क्रॉस 40 है, तो ये आपका 40 का स्क्वायर प्लस देखो इंडक्टर के क्रॉस 60, इसके क्रॉस 30, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 30, तो 30 का स्क्वायर। तो सिंपल इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, है ना। तो 50 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें, एन LCR सर्किट कंटेन R is equal to 50 ohm, L is equal to 1 millihenry, C is equal to 0.1 microfarad. The impedance of the circuit will be minimum for the frequency of, है ना, क्या कह रहे हैं, the impedance of the circuit will be minimum for the frequency of, करके impedance minimum कब होगा, impedance means जेड मिनिमम कब होगा, जेड मिनिमम किसके इक्वल होगा, ये आर के इक्वल ही होता है, मिनिमम ये आर के वैल्यूज के ही इक्वल होगा, बट किस कंडीशन में, कंडीशंस होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड एज यू नो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एक्सएल जो है वो एक्सी के इक्वल होता है। तो यहां से वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, तो फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपका इंपेडेंस जो है वो मिनिमम होगा, तो ठीक है। तो ये 1/2π रूट ऑफ, देखो L कितना है 1 मिली हेनरी, तो 1 × 10⁻³ 3 × 0.1 × 10⁻⁶ 10⁻⁶। यस बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखो 1/2π, अच्छा देखो 6 3 माइनस का 9 और 0.1 है, इसका पावर ले लेंगे 1 में, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, 10⁻⁻10 रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/2π × 10⁻⁵ इसको ले जाना ऊपर, तो ये 10⁵ डिवाइड बाय 2π हर्ट्ज, 2π हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 10⁻⁵ क्या है बेटा 5 है, 10⁵ डिवाइडेड बाय 2π हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल याद रखना है, दिमाग में भर लो एक चीज कि मिनिमम इंपीडेंस के लिए कंडीशंस है F इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन। तो याद आपको रखना है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो आपका इंपीडेंस है वो मिनिमम होता है और कम से कम होता है। यस बिल्कुल। आ जाओ देखो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, व्हेन एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन LCR सर्किट, कि जब LCR सर्किट के क्रॉस एक AC वोल्ट अप्लाइड करते हैं देन क्या होगा। ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं, तो ऑप्शन यहां पे कह रहे हैं सिंपली I and V आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर इन R।
करके आर से आई और वी दोनों क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई एंड वी आर इन फेज इन एल विद इन सी, एल विद इन सी दे आर आउट ऑफ फेज, और ये दोनों आउट ऑफ फेज है, नहीं। देखो आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज इन बोथ एल एंड सी, करके एल एंड सी दोनों में आई और वी क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है, मतलब वो एक सेम फेज में नहीं होता है, वो आउट ऑफ फेज होगा, ठीक ना। आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज इन एल एंड इन फेज इन सी, कह रहे हैं एल में ये आउट ऑफ फेज होगा, बट सी में ये क्या होगा, फेज में होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि आई एंड वी, क्योंकि दोनों में करंट एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों के केस में करंट एंड वोल्टेज आउट ऑफ फेज होता है। तो एज यू नो फेजर डायग्राम अगर देखोगे तब तो करंट इस डायरेक्शन में, VL आपका इस डायरेक्शन में और VC आपका इस डायरेक्शन में। तो VL करंट से π/2 फेज में लीड करता है और VC जो है वो लैग बिहाइंड होता है, करंट से π/2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which of the following combinations should be selected for better tuning of LCR circuit used for communication? NCERT एग्जाम्पलर है ये बेटा, है ना। तो यहां पे सिंपली हमसे क्या पूछा है, कह रहे कि कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए LCR, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आपका ट्यूनिंग के लिए हम LCR सर्किट यूज करते हैं, तो LCR सर्किट के लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल है ये आपको बताना है। तो ट्यूनिंग के लिए रेजोनेंस कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, और रेजोनेंस कंडीशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/2π√LC होता है। ये फ्रीक्वेंसी कंडीशंस होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कंडीशंस होता है। अब तो यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे R इज इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू दिस, और कुछ दे रखा है क्या, C इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस, एंड नाउ देखो एक इसमें आपका L R इज इक्वल टू 25 ओम, L इज इक्वल टू 2.5 एंड C इज इक्वल टू आपका 45 माइक्रोफैरड, ठीक है। 45 माइक्रोफैरड 3.5 1.3 3.5 यहाँ पे R ट्यूनिंग के लिए, वेक्टर कम्युनिकेशंस के लिए क्वालिटी फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर्स भी देखो 1/R√L/C, वेक्टर ट्यूनिंग के लिए आप क्वालिटी फैक्टर भी चेक कर सकते हो। क्वालिटी फैक्टर में R का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, L मैक्सिमम होना चाहिए और C मिनिमम होना चाहिए। इस कंडीशन को देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर C जो है सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहां पे इन सब में इसमें और इसमें C का वैल्यू मिनिमम है, L का वैल्यू देखो इसमें 1.5 2.5 1.5 और ये 3.5 है, तो ये मैक्सिमम है। और देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए, तो 20 25 एंड 25 और ये आपका 15 है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज अ वेरी सुटेबल कंडीशन, ऑप्शन नंबर C वेरी सुटेबल कंडीशंस होगा। तो आप इसका आंसर किससे देंगे, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए, जिसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा इन सारे के। अगर आप ऐसे आंसर नहीं करते, इन ये जो आपके पास कंडीशंस दे रखे हैं इन कंडीशन सब क्वालिटी फैक्टर्स निकाल देना, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना और इसका भी क्वालिटी फैक्टर निकालना। इन सब का क्वालिटी फैक्टर निकालना, देखना किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आ रहा है। जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो वो कंडीशंस या वो जो सर्किट है वो सर्किट जो है ट्यूनिंग के लिए क्या होगा हमारा, सुटेबल होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि R का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, L मैक्सिमम होना चाहिए, C मिनिमम होना चाहिए। यस बिल्कुल बिल्कुल। देखो आ जाओ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा, इन एन AC सर्किट द EMF and current I at any instant are given respectively y। देखो हमारे पास इक्वेशंस दे रखा है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। द एवरेज पावर इन द सर्किट ओवर वन साइकिल ऑफ AC, कह रहे कि AC के वन साइकिल में, पूरे एक साइकिल में एवरेज पावर कितना होगा। तो एज यू नो यहां पे देखो करंट एंड वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाइव का फेज डिफरेंस है। E इज इक्वल टू आपका इक्वेशन से E नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट का इक्वेशन दे रखा है आपका I नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना बेटा, फाइव का फेज डिफरेंस है। तो देखो पावर P इज इक्वल टू होता है आपका, पावर P इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, इंटू क्या होता है, कॉस फाइव। ठीक है, ओके ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। तो वी आर आई आर एम एस क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय रूट टू, और ये कॉस फाइव, तो सिंपली ये जाएगा आई नॉट वी नॉट बाई टू कॉस फाइव। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव इज द करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन एन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट इफ ओमेगा इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन द क्वालिटी फैक्टर Q इज गिवन बाय। तो अभी हमने लिखा था क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर आपका Q इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ L बाई सी, बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, 1 बाय रूट ऑफ एल सी, 1 बाय रूट ऑफ एल सी, है ना। तो अगर आप यहां से ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो 1 बाय एल सी हो जाएगा, 1 बाय एल सी। तो यहां से L का वैल्यू निकाल देना, तो L इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, L इज इक्वल टू आपका जाएगा यहां से यह इधर आ जाएगा, ये 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी, इसका वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देना। तो ये जाएगा Q इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर सी डिवाइड बाय सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा, अच्छा डायरेक्टली फॉर्मूला दे तो रखा है इसमें, हम क्यों खाली फालतू में अपना दिमाग वेस्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला दे रखा है, b इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ एल बाई सी, है ना, रूट ऑफ एल बाय सी। तो ये हमारा दे रखा है, इसको ऊपर कर दो, है कि नहीं है, ये दे रखा है। तो 1/2 रूट ऑफ एल बाई सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, आपको जस्ट इसका फॉर्मूला बताना था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना है, 110 VRMS is applied across a series circuit having a resistance 11 ohm and impedance 22 ohm. The power consumed is, पावर कितना कंज्यूम करेगा, पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है ना, इंपीडेंस दे रखा है, तो रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस से आप जेड इसका वो निकाल लो। अच्छा इंपीडेंस आपका 22 ओम दे रखा है, इंपीडेंस मतलब जेड दे रखा आपका 22 ओम, और आपका यहां पे हैविंग रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू दे रखा आपका 11 ओम, आर कितना दे रखा है 11 ओम। तो यहां पे सबसे पहले आप फेज डिफरेंस निकालो, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो निकाल लो। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर, तो ये आपका जो जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो 22 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। देखो 11 स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 11 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जो रूट ऑफ 11 का स्क्वायर 3। तो यहां से आप एक्सएल माइनस एक्सी निकाल देना, एक्सएल माइनस एक्सी आपका 11 रूट 3 हो जाएगा। तो आप 10 फाइव यूज कर लो, 10 फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर हो जाएगा। तो एक्सएल एक्सी आपका इतना, ये आपका ये आ गया 11 रूट 3 डिवाइडेड बाय आर, आर का वैल्यू देखो यहाँ पे, आर कितना देगा 11 डिवाइड बाय 11, 11 से 11 कैंसिल, तो 5 इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 इनवर्स रूट 3, और 10 इनवर्स रूट 3 किसका वैल्यू था 60 का, तो 5 यहाँ पे आपका हो गया 60, है ना। अच्छा तो एवरेज पावर निकालना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, दैट इज पी एवरेज। तो वी आर एम एस वैल्यू दे रखा 110, तो 110 इंटू आई आर एम एस 110 डिवाइडेड बाय जेड, जेड कितना बेटा 22, जेड आपका 22 और कॉस 60 आ जाएगा। मतलब आई आर एम एस की जगह क्या यूज करो, वी आर एम एस बाय जेड यूज करो। तो वी आर एम एस का वैल्यू 110
110 बाय आपका जेड हो जाएगा, जेड कितना है 22, यस बिल्कुल। तो देखो अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करना 10, इसको डिवाइड कर देना 2 से इसको डिवाइड कर देना कितना 55, और cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2 होता है cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 से इसको डिवाइड करना 5 हो जाएगा ये, तो ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27 वॉट, है ना। तो 275 वॉट जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो।